देखो 2002 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था। उसको करीब 9 से 10 साल हो गए थे और इसी के ही चलते भारत में समय समय पर हादसे होते रहते थे, जिसमें से एक हादसा है गोधरा कांड और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं वही बोलूंगा जो अलग अलग एसआईटी ने कबूल किया है, यानी कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की है और जो पब्लिक के सामने कंफर्म किया है, और वो डेटा पब्लिकली नेट पर अवेलेबल है। मैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं जो भी बोलूंगा उसका एक एक शब्द रिपोर्ट्स में से लिया हुआ है। कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म या कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिजवान लुआर और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस फैजाबाद से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन आती है। इस ट्रेन की कैपेसिटी करीब 1100 लोगों की थी, लेकिन कुछ लोग इस पे खड़े होकर भी आए थे, तो इस कुल मिला के इसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी हो चुकी थी। और इस 2000 में से 1700 कर सेवक थे। कर सेवक यानी कोई अपनी इच्छा से सेवा करना चाहता हो, या फिर उसे राम भक्त भी बोला जाता है। तो सारे कर सेवक एक ही जगह से एक ही यज्ञ में पार्टिसिपेट करके वापिस आ रहे थे, जिसमें कोच S6 और कोच S5 थे, जिसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कर सेवक थे। और इन्हीं दो कोच में जो हादसा हुआ वो आगे चल के गुजरात दंगों की वजह बनता है। सारे इन्वेस्टिगेटर्स और अलग अलग कमेटी के जो रिपोर्ट्स आई थी वो इन्हीं S5 और S6 कोच के आसपास है। इस ट्रेन को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाती है और 6:30 बजे तक दाहोद तक ही पहुंच पाती है। अब दाहोद में जब ये ट्रेन पहुंचती है उसके बाद की अलग अलग थियरी है। एक थियरी ये थी कि क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर गुस्सा था और सारे कर सेवक एक साथ आ रहे थे, तो मौका था ये बदला लेने का, इसलिए आग लगा दी। दूसरी थियरी ये थी कि दाहोद में एक चाय वाला था जो S6 कोच में चढ़ रहा था, लेकिन उसको चढ़ने नहीं दिया जा रहा था और उसके बाद उसको जय श्री राम बोलने को कहा जाता है। उसके बाद लड़ाई हो जाती है और आगे चलकर जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती है तब वहां पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और S6 कोच में आग लगा देते हैं। अब तीसरी थियरी यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ है। उस एरिया के जो स्लीपर सेल थे वो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने जानबूझकर ये सब किया ताकि वहां का माहौल खराब हो। देखिए, कहानियां तो बहुत सारी है, लेकिन ये जो 3 थियरिया है उसको PM या फिर CM या फिर SIT या फिर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन कमिटी ने कबूल किया है, या फिर कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड उसको बोला है। इसलिए मैंने ये सिर्फ 3 स्टोरीज बताई है और इन 3 थियरी में से कोई भी आप एक थियरी पिक कर लो और आगे चल के देखते हैं कि इस ट्रेन के बाद हुआ क्या। उसके बाद ट्रेन गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पे कुछ कर सेवक उतरते भी है, कुछ सामान भी खरीदते हैं। और जब ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ा ही आगे बढ़ती है तो ट्रेन की चेन खींच दी जाती है और मल्टीपल टाइम खींची जाती है। और ये जो चीज है वो कंफर्म है। जो ट्रेन ड्राइवर था उसने भी इस चीज को कंफर्म किया है और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मैकेनिकल डिवाइस में भी इस चीज को कंफर्म किया गया है। अब जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वहां पे 2000 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि पूरी ट्रेन पर टारगेट किया गया हो, सिर्फ S6 और S5 कोच पे ही टारगेट किया गया। कोच S5 और S6 पर पत्थर फेंके, घरेलू हथियार से हमला किया। इन दोनों कोच के जो विंडो और गेट थे वो कर सेवक अंदर से बंद कर लेते हैं, फिर इसमें आग लग जाती है। जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक 59 लोग मर जाते हैं, जिसमें 22 मेल थे, 27 फीमेल थी और 10 बच्चे थे। इसके साथ 4:30 बजे ट्रेन में जली हुई बॉडी थी कोच में, उसको लेकर एज इट इज अहमदाबाद पहुंचती है। गोधरा एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करती है कि ऐसा ना हो, लेकिन उनकी नहीं मानी जाती। ये सारी बॉडीज अहमदाबाद पहुंचती है और कायदा तो ये कहता है कि इन सारी बॉडीज को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन बॉडीज को विश्व हिंदू परिषद को दे दी जाती है। VHP कहते हैं कि ये कर सेवक हमारे थे। जो अयोध्या में इवेंट था जहां से कर सेवक आ रहे थे वो VHP ने ही कराया था। इस पे वो टेक ओवर कर लेते हैं। अब रूल के हिसाब से तो गवर्नमेंट को उनको रोकना चाहिए था, बॉडीज का कंट्रोल अपने अंदर लेना चाहिए था और पोस्टमार्टम वगैरह करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अभी भी लोगों को न्यूज वगैरह से यही पता चल रहा था कि S6 और S5 में आग लगी है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोच S6 और कोच S5 में आग लगी क्यों। इसके बाद होता क्या है कि VHP के लीडर्स ने बॉडीज को खुली गाड़ी में रखी और बीच शहर से निकालना शुरू कर दिया और VHP के कार्यालय तक पहुंचाया। इनको जब शहर से निकाला गया तो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और नारे भी लग रहे थे। ये बॉडीज देख के पूरा अहमदाबाद शॉक हो गया था। तब लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या है और ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई और VHP के लीडर्स ने उन बॉडीज को 16 सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। इन चीजों को देख के जो हिंदू संगठन थे, RSS, बजरंग दल और VHP, ये सब गुस्से में आ गए थे और 16 हॉस्पिटल के पास ये सब इकट्ठा हो गए थे। 16 सिविल के पास जो PCR वैन थी उसने कंट्रोल रूम में फोन भी करा कि सिचुएशन खराब हो सकती है। जिस तरीके से बसों में इकट्ठा होकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं किया गया और जब नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हो गई तो धीरे धीरे उन डेड बॉडीज को शमशान ले जाया गया। अलग अलग रास्तों से इन डेड बॉडीज को शमशान ले जाया गया और जिन जिन एरिया में से इन डेड बॉडीज को ले जाया गया था वहां पे नारे भी लगाए जा रहे थे। उन एरिया में चीजें हद से ज्यादा बाहर निकल गई थी और लोग सड़कों पे आ गए थे।
बात इतनी आगे निकल जाती है कि मारदार शुरू हो गई थी और आप जितना बुरा सोच सकते हो उससे कई ज्यादा बुरा होने लगा था। उस पर्टिकुलर टाइम पर न्यूज चैनल्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसलिए बात ज्यादा फैल रही थी। रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त काफी इंफॉर्मेशन लाइव टेलीकास्ट कर दी थी, जिसे दंगे और भड़क गए। लाइव जाके बता रहे थे कि देखो ये मुस्लिम इलाका है और इनको यहाँ पे बहुत खतरा है, यहाँ पे पुलिस की भी कमी है और गवर्नमेंट की भी कमी है। सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट कर दी गई और जो लोग दंगे कर रहे थे उनको और आसानी हो रही थी ऐसे एरिया ढूंढने में जहाँ पे पुलिस ना हो। सब कुछ लाइव करने की वजह से एक दिक्कत और हुई कि ये सब इन्फॉर्मेशन पूरे गुजरात में पहुंच रही थी। अहमदाबाद, गांधीनगर, गोधरा, वडोदरा, सूरत, हर जगह दंगे हो रहे थे। अब 3 दिन तक कंटिन्यूसली ये दंगे चलते हैं गुजरात के अंदर। इसमें 790 मुसलमान और 254 हिंदूज की डेथ हो जाती है और ये ऑफिशियल फिगर है। अनऑफिशियल फिगर तो इससे कहीं ज्यादा है। 27 फरवरी को जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लेकिन 28 फरवरी को बात हाथ से निकल गई जब भीड़ गुलबर्ग, नरोडा पाटिया, नरोडा गांव में पहुंचती है। चमनपुरा अहमदाबाद में एक मुस्लिम सोसाइटी थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे और इसी सोसाइटी में कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी भी रहते थे। इस सोसाइटी में करीब 29 बंगलोज थे, 10 अपार्टमेंट्स थे और मेनली अपर मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली रहती थी। 28 फरवरी 9 बजे मॉर्निंग में सोसाइटी के आसपास भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई और बैक टू बैक लोग पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसके बाद लोग मदद के लिए कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी पास पहुंचते हैं। वो भी पुलिस को फोन करते हैं, चीफ ऑफ पुलिस को फोन करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को फोन करते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। जैसे ही दिन होता है, सोसाइटी के बाहर जो लोग थे वो सोसाइटी के अंदर घुसना शुरू करते हैं और लाइन से सभी घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के एमपी जो थे उनके साथ 69 लोगों की जान गंवानी पड़ती है। ऑलमोस्ट सारे घरों को डैमेज कर दिया जाता है और 18 घरों को पूरी तरह से जला दिया जाता है। इन 18 घरों में से एक फैमिली अगर छोड़ दे तो बाकी के आज तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आए। अक्टूबर 2017 में आज तक न्यूज चैनल ने जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन किया था उसकी फुटेज रिलीज कर दी, जिसमें 14 वीएचपी, बजरंग दल के एक्टिविस्ट, रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे उस सोसाइटी में ये सब उन्होंने किया। इसके बाद एसआईटी बैठती है और 2016 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सेम डेज गुजरात दंगों की सबसे बड़ी वजह बनती है नरोडा पाटिया में, नरोडा गांव में, जो कि पूरे 10 घंटे चलती है और इस इवेंट में सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है। नरोडा पाटिया जो एरिया था वहाँ पे मेनली मुस्लिम वर्कर्स ज्यादा रहते थे और कुछ वर्कर्स कर्नाटका और मुंबई से भी आए थे मजदूरी करने के लिए। 27 फरवरी को रात को मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है कि 3 हिंदू लड़कियों को किडनैप कर लिया है। इसके बाद जब नेक्स्ट डे गुजरात बंद रहता है तो 5000 भीड़ बदला लेने के लिए अटैक करती है। देखिए, ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज में कोई एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चाहता हो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो। और ये जो 5000 लोगों की जो भीड़ थी वो सुबह 9 बजे अटैक करना शुरू कर देती है और 10 घंटे तक ये अटैक चलता है। एलपीजी सिलेंडर में आग लगा दी जाती है, लोगों को घरों में से बाहर निकाल कर मारा जाता है। भीड़ के पास हथियार कहां से आते थे ये आज भी एक रहस्य है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी, लेकिन आज तक ये हथियार आए कहां से ये कभी पता नहीं चल पाया। घर जला दिए गए, औरतों के साथ असॉल्ट हुआ। सिर्फ 10 घंटे में 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे इंसिडेंट का जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, उसका स्टिक ऑपरेशन तहलका करती है और वीडियो पब्लिक कर देता है। अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा है जिसमें बाबू बजरंगी बताता है कि कैसे उसने नरोडा पाटिया में लोगों को मारा। उसमें वो ये भी क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने उसका पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट पुलिस भी वहां पे थी, उन्होंने भी उसको पूरा सपोर्ट किया और ये भी बोला पुलिस ने कि बॉडी बहुत ज्यादा हो गई है, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इनको अलग अलग कर दो। और आगे चल के बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन ये जो बोल रहा था वीडियो में वो आगे चलकर कोर्ट में कंफर्म नहीं हो पाया। सच पूछिए तो कोर्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया, सिर्फ कहानियां चली और उन कहानियों में जिन जिन लोगों के नाम आए उन सबको सबूत के अभाव की वजह से मजबूरन छोड़ना पड़ा। जिसमें आपने माया कोडनानी का नाम तो बहुत सुना होगा, ये बहुत फेमस नाम है, जिसको 28 साल की सजा दी गई थी इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। आगे चल के इनके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा। नरोडा पाटिया जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद माया कोडनानी बहुत भारी वोटों से जीत के आई। इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन इस केस के चलते इनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट डे 1 मार्च को वडोदरा में एक हनुमान टेकरी करके एरिया है जहाँ पे बेस्ट बेकरी नाम से एक बेकरी चलती है, जिसमें 14 लोग छुपे हुए थे, जिसमें से 11 मुस्लिम थे और 3 हिंदू थे जो वहां पर काम करते थे। उन 14 के 14 को वहां पर रात के 8 बजे जिंदा जला दिया जाता है और आज तक सबूत ना होने की वजह से किसी को भी सजा नहीं मिल पाई। जब इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पूरी कैपेसिटी लगा दी अपनी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए एक्शन का रिएक्शन हो गया, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। यही रीजन था कि जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी जहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, लेकिन ओपोजिशन ने कोई मदद नहीं की। गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि चीफ मिनिस्टर ने भी 27 को गोधरा पहुंच के एसआईटी बिठा दी और गोधरा के पास कर्फ्यू भी लगा दिया गया था ताकि बात आगे ना बढ़े, जिसमें यह भी कहा गया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे गुजरात के 400 गांवों में से 6000 हज यात्री वापस आ रहे थे। गुजरात गवर्नमेंट ने उनको पूरी सिक्योरिटी दी और सही सलामत उनको घर पहुंचाया।
लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पर बहुत कुछ किया, लेकिन गवर्नमेंट पे आज भी सवाल क्यों उठाए जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ओपोजिशन तक ये क्यों कहती है कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया? देखिए, जो गवर्नमेंट पे ब्लेम किया जाता है उसके पीछे भी कई रीजन है। संजीव भट्ट, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर थे गुजरात इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के, 2002 के दंगों के टाइम पे कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन आने लगी थी पीसीआर से कि माहौल खराब होने वाला है, कर सेवकों की बॉडी शहर से नहीं निकलनी चाहिए थी, और जगह जगह से पुलिस रिपोर्ट कर रही थी दंगों के लिए, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। उनके हिसाब से शाम को गवर्नमेंट ने मीटिंग की जिसमें पुलिस चीफ और ब्यूरोक्रेट सबको ये समझाया गया कि ये देखिए एक्शन का रिएक्शन है, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। 2007 नवंबर को आउटलुक मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें हार्दिक पांड्या, जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कन्फेस किया कि 27 फरवरी की इस मीटिंग में वो भी शामिल थे, जहां गवर्नमेंट की हाई अथॉरिटी उनको बीच में ना पड़ने की सलाह दे रही थी, और आगे चलकर किसी अननोन ने उनका मर्डर कर दिया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। गुजरात दंगों के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो एसआईटी गठित की गई थी, उन पे भी कई क्वेश्चन उठे। गुजरात गवर्नमेंट ने इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई, नानावती कमेटी, जिसको गुजरात दंगे और गोधरा कांड दोनों ही एक साथ जांच करने के लिए कहा गया, और इसको लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावती। जब सिख दंगे चल रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको ही अपॉइंट किया था। उस टाइम पर उनकी काफी बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने पीएम नरसिम्हा राव को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। जब गुजरात दंगों की बात आई तो उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी में से किसी को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, और सबको बिना पूछताछ के क्लीन चिट दे दी। तो इस चीज को लेकर काफी लोगों ने गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाया कि आपने अपने ही लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है। लेकिन असल दिक्कत तब हुई जब तहलका मैगजीन ने अपनी स्टिंग ऑपरेशन की एक वीडियो रिलीज की, जिसमें अरविंद पांड्या, जो उस टाइम पर काउंसिल फॉर द गुजरात गवर्नमेंट थे, उस टाइम पे जो वीडियो में बोल रहे थे कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, नानावटी कमीशन में जितने भी लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट के आदमी है, जो भी रिपोर्ट आएगी वो गवर्नमेंट के फेवर में आएगी। ये सब तो ब्लेम वेम चल ही रहा था कि नानावटी कमीशन ने अपनी 1500 पेज की फाइल रिपोर्ट 45,000 शपथ पत्र और 1,000 गवाहों के स्टेटमेंट के साथ कोर्ट में सबमिट की, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट, आरएसएस और बजरंग दल को क्लीन चिट दे दी गई। और नानावती कमीशन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया है कि जो गोधरा कांड हुआ वो एक प्री प्लान्ड अटैक था, जिसके मास्टरमाइंड हुसैन इब्राहिम और नानू मियां थे। देखिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी ही थी, और नानावती कमीशन की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी, अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी। लेकिन 2 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार जीत के आई तो आते ही सबसे पहले कांग्रेस काम करती है कि अलग से एक नई कमेटी बनाती है गुजरात दंगों के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका नाम था उमेश चंद्र कमेटी। गुजरात कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ये जो अलग से कमेटी बनाई गई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ट्रेन डिपार्टमेंट सेंटर के अंदर आता है, ये बोल के जांच चलती रही। उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर लालू यादव थे। कांग्रेस को गुजरात गवर्नमेंट को गलत साबित करने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, और रिपोर्ट में वही आया जो कांग्रेस के लीडर्स पिछले 2 साल से चाह रहे थे। उमेश चंद्र कमेटी के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये आया कि ये कोई प्री प्लान्ड अटैक नहीं था, बल्कि एक हादसा था। सेम ईयर जो चुनाव थे, उस हड़बड़ी के चलते बहुत सारी गलतियां हुई। हर तरफ से एक आम आदमी जो सच जानना चाहता है वो किसकी माने। नानावटी कमीशन एक तरफ कहता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था, और दूसरी तरफ उमेश चंद्र कमेटी कहती है कि ये एक हादसा था। इंडिया के टॉप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलग अलग बातें बता रहे थे। अब देखिए, ये जो दोनों कमेटी थी वो अपना अपना वर्जन बता रही थी। इसके अलावा एक और कमेटी बनी जिसका नाम था कंसल्ट सिटीजन ट्रिब्यूनल, जिस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में कई रिटायर्ड जज और कई एक्टिविस्ट थे। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें अभी तक जो कहानियां चल रही थी उससे काफी अलग थी। इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आउटलुक ने पब्लिश की है। अब जो आउटलुक ने पब्लिश की वो रिपोर्ट आपको मैं लाइन टू लाइन बताने वाला हूँ। ट्रिब्यूनल के रिपोर्ट के हिसाब से जब कर सेवक गुजरात से अयोध्या जा रहे थे, उस पूरी ट्रेन में कर सेवक थे। जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकली तो बीच में लखनऊ में कई लोग बिना टिकट के S5 और S6 कोच में चढ़ गए, और पीसीओ रेलवे मिनिस्टर पीपी आजा के हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम पर उस से S5 और S6 कोच में कुछ गड़बड़ थी। ये भी हो सकता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट जो आउटलुक में पब्लिश हुई है उसके हिसाब से ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कई स्टेशन पर लड़ाई की, और उन सब की खबर आसपास के न्यूज चैनल वाले छाप रहे थे, जिससे लोगों को पता चल रहा था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अयोध्या के जनसत्ता ने उस मारपीट और अग्रेशन की खबर उसी दिन न्यूज़पेपर में छाप दी थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि कलेक्टर ऑफ गोधरा ने यह कंफर्म किया है कि 59 लोग जल गए थे, जिसमें से 5 लोगों की ही पहचान हो पाई थी, और उसमें से एक तो लोकल स्टेशन मास्टर की वाइफ थी, जिसको उसके टिफिन से पहचाना गया था, जो कि एक कर सेवक नहीं थी। टोटल मरने वालों की संख्या में 12 बच्चे और 26 औरतें थी। तो नानावती कमेटी इतनी श्योर तरीके से कैसे कह सकती है कि उसमें मरने वाले सारे कर सेवक थे? दूसरी चीज ये कहा गया कि 2000 लोग कर सेवकों को मारने के लिए वेट कर रहे थे, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला?
2000 बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 2000 लोग खड़े हो जाए प्लेटफॉर्म पे तो सिर्फ S5 और S6 नहीं बल्कि पूरी ट्रेन के आसपास आ जाएगी, क्योंकि 2000 लोगों के लिए काफी बड़ा एरिया चाहिए होता है। और जब पूरी ट्रेन में कर सेवक थे तो सिर्फ S5 और S6 कोच को ही क्यों निशाना बनाया गया, बाकियों के साथ एक भी इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ। देखिए, ये तो हो गई 3 इन्वेस्टिगेशन की बात, लेकिन ये चीज आज तक कंफर्म नहीं हो पाई कि आग लगी क्यों थी। लेकिन इस चीज का बदला जरूर ले लिया गया। बदला भी उससे लिया गया जो गोधरा से 200 किलोमीटर दूर मजदूर बैठा था। बदला उनसे लिया गया। उनकी क्या गलती थी? गोविंद मकवाना, जिसका 22 साल का लड़का उस S6 कोच में जल गया था, उसकी बॉडी को शमशान लेके जा रहे थे तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सारे भड़के हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मना किया कि मुझे कोई बदला नहीं लेना है। ये चीज टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2002 में पब्लिश की थी। इस पूरे इंसिडेंट में 1500 लोगों पर FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें से 32 लोग ही बचे थे जिनको सजा हुई, और उनमें से 11 लोगों को ही फांसी की सजा सुनाई गई और उन 11 को भी बाद में कन्वर्ट करके उम्र कैद की सजा कर दी गई। और जो 63 लोग थे उनको सबूत ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा। ये हमारी हिस्ट्री का अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिससे कई जाने गई। इन सारे इंसिडेंट से सबक मिलता है कि ये सारी घटना फिर से कभी ना हो। और मैं फिर से इस वीडियो में बता देता हूं कि मैंने जो जो बोला है वो सारा रिपोर्ट्स के अनुसार बोला है, एक एक शब्द जो कि पब्लिक में पहले से मौजूद है। मुझे कमेंट में बताना कि आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है, किस वजह से ये हादसा हुआ था। अगर इससे आपको कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसे ही नए नए आने वाले वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।